नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देश के 256 जिलों में सूखा, 1/4 आबादी पर असर। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दी जानकारी। पेयजल के नए आंध्र प्रदेश ने केंद्र से मांगे 10,000 करोड़। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। समाज को बांटने वाली ताकतों से रहे सावधान। कहा, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा, चुनी सरकारों की शक्तियां छीन रहा है केंद्र। असाधारण मामलों में ही लगे राष्ट्रपति शासन। आज सुनवाई होगी पूरी। जैश आतंकी सरगना मसूद अजहर पर चीन के रुख में बदलाव नहीं। भारत की मांगों किया खारिज। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पर भारत ने जताया था विरोध। और इक्वाडोर में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 480 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। अभी भी 1700 से ज्यादा लापता। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सूखे और जल संकट की। देश की करीब 1/4 आबादी सूखे की चपेट में है। 10 राज्यों के 256 जिलों में सूखे की वजह से लोग बेहाल हैं। केंद्र सरकार ने ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सूखे से जुड़े आंकड़े सही तरीके से नहीं पेश करने पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। राज्य में बांधों में 20% से कम पानी बचा है। मराठवाड़ा इलाके में तो बड़े जलाशयों में 3% पानी भी नहीं है। ये है महाराष्ट्र के बीड जिले में बना मांजरा बांध, जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। इससे बीड के साथ ही लातूर को पानी सप्लाई किया जाता है। मराठवाड़ा इलाके के दूसरे जलाशयों का भी यही हाल है। इस क्षेत्र के 11 बड़े बांधों में से 8 में महज 3% पानी ही बचा है। वहीं राज्य के बाकी बांधों में भी सिर्फ 19% ही पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक देश के 91 बड़े जलाशयों में से 4 सूख गए हैं। मराठवाड़ा में पानी की बहुत कमी हो रही है और जहाँ जहाँ बैराज वगैरह के जो साइट्स हैं उसमें गड्ढे खोदे जा रहे हैं। उसका कटाव करके गड्ढे से पानी निकाला जा रहा है। लातूर में लोग अब पानी के लिए ट्रेन और टैंकर्स के भरोसे हैं। रेलवे मिराज स्टेशन से ट्रेन में पानी भरकर लातूर लाती है। मराठवाड़ा के औरंगाबाद, बीड, जालना, परभणी समेत कई जिलों के 8,000 से ज्यादा गांवों में हालात बेहद खराब हैं। ये बहुत तकलीफ है यहाँ पे। रात रात सोना पड़ता है। 3-3 दिन 4-4 दिन लाइन लगा के ऐसा बैठते। कभी आया तो आता है, कभी नहीं आया तो नहीं आता। मराठवाड़ा में 200 फीट गहरे बोरवेल के खनन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस इलाके में नई चीनी मिल खोलने पर भी 5 साल के लिए रोक लगा दी गई है। इधर देश में सूखे की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि 10 राज्यों के 256 जिले सूखे से पीड़ित हैं और 33 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ा है। जवाब में गुजरात के आंकड़े शामिल नहीं होने पर अदालत ने फटकार लगाई। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ में से करीब 19,500 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। किसानों को राहत पर केंद्र ने अदालत को बताया कि सूखा पीड़ित इलाकों में बैंक किसानों पर नरमी बरतेंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और मराठवाड़ा का बीड जिला सबसे ज्यादा सूखा पीड़ित इलाकों में शामिल है। यहाँ कुएं, जलाशय और बांध सूख चुके हैं और लोग टैंकरों के पानी पर ही निर्भर हैं। कर्ज के बोझ से दबे किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। किसान कैलाश मोरे के घर में बैठे गमज़दा लोगों को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बीड के रोसण गांव निवासी कैलाश मोरे ने 11 अप्रैल को कर्ज और फसल की बर्बादी से हताश होकर आत्महत्या कर ली थी। 16 बीघे जमीन के मालिक इस किसान ने मुआवजे के लिए भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसने उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत दिन से बीड को आ रहे थे, पैसे नहीं मिले, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। और उनकी ज़मीन जो जा रही है रोड में,
उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। 3 साल से बारिश नहीं हो रही है और खेत में कुछ भी अनाज नहीं पैदा हुआ। 1500 की आबादी वाला रोसड़ गांव कभी काफी खुशहाल था, लेकिन बीते 5 साल से सूखे दर सूखे ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 5 साल हो गया बारिश नहीं, इसलिए खेती में कुछ आता नहीं। हर किसान को कोई पीक नहीं, कुछ नहीं, गांव में पानी नहीं, सब वो परेशानी में है। जिले में इस साल 55 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बीड़ के जिलाधिकारी नवल किशोर राय के मुताबिक जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन कई स्तर पर काम कर रहा है। हमारा वाटर टैंक है, तकरीबन उसमें 12,000 लीटर पानी होता है और एक गांव में तो बोल सकते हैं कि औसतन 2 या 3 ट्रिप्स हम लगाते हैं, तो तकरीबन 1,500 ट्रिप्स है। तो इतने सारे टैंक्स के द्वारा लोगों को पानी दे रहे हैं। प्रशासन ने जानवरों के लिए 265 कैटल कैंप लगाए हैं। इनमें 2,65,000 जानवर रखे गए हैं। सरकार ने इनके लिए चारा और पानी का इंतजाम किया है। सूखे और पानी के साथ ही बीड़ के 25 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट भी है। मराठवाड़ा का बीड़ जिला भारी जल संकट और सूखे से जूझ रहा है। यहाँ वो जलाशय जहाँ कभी भी पानी नहीं सूखा था, खजाना जैसे जलाशयों में पानी पूरी तरह सूख गया है और किसान बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। कैमरून नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बीड़। उधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और पेयजल राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सूखे के हालात की समीक्षा की। केंद्र ने मिशन भगीरथ जल ग्रिड परियोजना के लिए राशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने 231 सूखा पीड़ित मंडलों के लिए सिर्फ 791 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जबकि इसके लिए 3,064 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। वहीं पीने के लिए पानी के लिए राज्य सरकार ने 555 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सिर्फ 72 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद मिली है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 तक ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ महीनों में मनरेगा के तहत जल संरक्षण और भंडारण के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू करने पर जोर दिया है। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस जैसे युवा संगठनों के अधिकारियों से इस काम में योगदान देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट और गाइड, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों के कामकाज की समीक्षा के दौरान ये बातें कहीं। इस बीच केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने केंद्रीय जल आयोग और इससे जुड़ी अन्य एजेंसियों को सूखाग्रस्त इलाकों के हर ब्लॉक का दौरा करने और समस्या से निपटने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के लिए कहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बेहद गर्मी रही और ज्यादातर जगहों पर तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने स्कूल की छुट्टियां 26 अप्रैल तक बढ़ा दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी गर्मी जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार की उम्मीद जताई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। ज्यादातर जगहों पर तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में हल्की से सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कुछ और खबरें। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा है जो बांटने का काम करते हैं। दिल्ली में चिश्ती इंडिया हार्मनी अवार्ड समारोह में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मुहैया कराना है। धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि यही देश के धर्मनिरपेक्षता और संस्कृति की पहचान है। दिल्ली में चिश्ती इंडिया हार्मनी अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना और सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। Harmony and acceptance
not merely tolerance, are the bedrock of India's secularism and composite culture. It is, for these reasons, the solemn duty of the government to make every possible effort to protect and promote secular values and provide equality of opportunity to all religions, majority and minority. उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा जो देश को धर्म, भाषा और संस्कृति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। Should be vigilant against such forces that seek to exploit our diversity in religion, language and culture to divide our people. We have to remain alert and raise our voice against groups and individuals who use violence in the name of religion. इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर को चिश्ती इंडिया हार्मनी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा रिटायर्ड नौकरशाह नरेंद्र लूथर, शायर गुलजार देहलवी और लेखिका राना सफ़ी को भी उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया। इंडिया हार्मनी फाउंडेशन की स्थापना 2010 में पूर्व कैबिनेट सचिव जफर सैफुल्ला ने की थी। फाउंडेशन का मकसद संगीत, शायरी और सांस्कृतिक आंदोलन के जरिए लोगों के बीच तालमेल स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई फैसले की तरफ बढ़ रही है। छुट्टी होने के बावजूद आज इस पर सुनवाई होगी। अदालत इस मामले में आज फैसला सुरक्षित रख सकती है। इससे पहले कल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन सिर्फ असाधारण मामलों में ही लगाया जाना चाहिए। वहीं केंद्र की तरफ से विनियोग बिल पारित नहीं होने और स्पीकर की भूमिका पर दलील पेश की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मसले पर लगातार दूसरे दिन कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के जरिए केंद्र चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीनकर अस्थिरता फैला रहा है। कोर्ट ने दोहराया कि भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त के आरोपों के बावजूद शक्ति परीक्षण से बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति शासन पर फैसले से पहले केंद्र को 28 मार्च को शक्ति परीक्षण का इंतजार करना चाहिए था। कल इस मामले को पूरी तरह से करके रिजर्व होने की आशा है। मैं समझता हूं हमारी सब दलीलें पुनः होने वाली हैं, बताने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कि केंद्र सरकार का स्टैंड क्यों गलत है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि ये मामला बोम्मई केस से अलग है क्योंकि यहाँ विधानसभा भंग नहीं की गई है बल्कि उसे निलंबित रखा गया है। जो 18 तारीख को विषय थे कि पहला जो अप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल पारित नहीं हुआ उसे पारित दिखाया गया। स्पीकर की क्या भूमिका थी और इसे किस रूप से क्या इसे उचित माना जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील आज अपनी दलील पेश करेंगे। सोमवार को सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र की जड़ों पर हमले जैसा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं होता बल्कि उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीपीएम नेतृत्व वाले एलडीएफ ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शराबबंदी पर रुख साफ करते हुए एलडीएफ ने कहा कि वो पूर्णबंदी के बजाय शराब की खपत में कमी लाने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। एलडीएफ ने वादा किया कि वो शराब पीने वालों की उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर देगी। साथ ही स्कूलों में शराब के दुष्परिणाम के बारे में बताया जाएगा। घोषणा पत्र में आईटी, पर्यटन और लघु उद्योग के क्षेत्रों में 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। साथ ही सभी को घर
और शौचालय मुहैया कराना, 2017 तक हर घर तक बिजली पहुंचाना, महिलाओं के लिए अलग विभाग बनाना, जिलों को आपस में जोड़ने वाले एक बैंक की शुरुआत करने जैसे कई वादे शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस दौर में सबसे ज्यादा 62 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार को चुनाव प्रचार थमने के बाद से उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। छह चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में अब तीसरे दौर की बारी है। इस दौर में राज्य के मध्य हिस्से की 62 सीटों पर मतदान होना है। इनमें बर्धमान, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले और उत्तर कोलकाता शामिल हैं। इस दौर में कुल 1,37,42,000 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 71,33,978 पुरुष और 65,79,218 महिला वोटर हैं। 28,645 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 159 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस दौर में कुल 418 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 34 महिला उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने इस दौर में सभी 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 26 और सीपीएम के 38 उम्मीदवार इस दौर में किस्मत आजमाएंगे। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 16,461 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। आयोग ने 18,930 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 1,214 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोहिनूर हीरे को वापस लाने के मसले पर केंद्र सरकार ने पहले के बयान से यू टर्न ले लिया है। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वो ब्रिटेन से बेशकीमती हीरा वापस लाने के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके से हर कोशिश करेगी। सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि मीडिया में इस सिलसिले में जो भी खबरें आ रही हैं वो गलत हैं। सरकार ने साफ किया कि इस मसले पर उसने अपनी राय से अदालत को अवगत नहीं कराया है। इससे पहले सोमवार को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये कहना सही नहीं है कि कोहिनूर हीरे को चुराया या जबरन ले जाया गया है। सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक इसे महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिख योद्धाओं की मदद के एवज में 1849 में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन से कोहिनूर हीरे को वापस लाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने इस मसले पर जवाब देने के लिए केंद्र को 6 हफ्ते का वक्त दिया है। केंद्र सरकार वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को कहा कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार किए जाने के मौके पर मेनका गांधी ने बात कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला होगा। गृह मंत्रालय ने भी इस मसले पर विधि आयोग से राय मांगी थी। इस बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 और जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार किया है। देश में लड़कियों के जन्म दर को बढ़ाने के मकसद से 14 महीने पहले 100 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया था। मेनका गांधी ने जानकारी दी कि इनमें से 49 जिलों में लड़कियों का अनुपात बढ़ा है। आउट ऑफ द 100 डिस्ट्रिक्ट्स अभी जो हम लोगों ने 100 डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे उसमें से 49 तो बेहद अच्छे हैं। उनमें से जैसे कि 830 से चले गए हैं 907 तक। कुछ हिमाचल के चले गए हैं उससे भी ऊपर। सो दे हैव एक्सीडेड एवरी टारगेट। और कुछ हैं और बाकी जो हैं नॉट वन हैज़ फेल्ड, दे हैव ऑल ईदर रिमेन स्टेबल। कर्मचारी भविष्य निधि कोष से धन निकासी की पुरानी व्यवस्था बरकरार रहेगी। कल केंद्र सरकार ने नियमों को कड़ा करने संबंधी 10 फरवरी की अधिसूचना रद्द कर दी। कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। इससे पहले मंगलवार को देश के कई हिस्सों में कर्मचारियों ने फरवरी में लागू किए गए पीएफ नियमों के खिलाफ तीखा और हिंसक विरोध किया। चीन ने लश्कर सरगना मसूद अजहर के मामले में भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया है।
चीन ने एक बार फिर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में उसका कदम तथ्यों पर आधारित था और वो अभी भी अपने रुख पर कायम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ चीन के कदम का विरोध किया था। इस बीच चीन दौरे पर गए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को फिर दोहराया कि आतंकवाद पर समान रुख अपनाने की जरूरत है और चीन मसूद अजहर को बचाकर सही नहीं कर रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देश सभी मसलों के समुचित समाधान के लिए समान कोशिशें करेंगे। इस मौके पर चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग ने कहा कि वो भारत के साथ सभी विवादों का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद रहे भारतीय कैदी किरपाल सिंह के शव पर आंतरिक या बाहरी किसी तरह के चोट के निशान नहीं हैं। ये कहना है उनकी पोस्टमार्टम करने वाली टीम का। पोस्टमार्टम के प्रमुख डॉक्टर अशोक चावला के मुताबिक मौत की वजह का भी पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा कि किरपाल सिंह के शरीर के कुछ अंगों की जांच के लिए भेजा गया है। पाकिस्तान ने किरपाल सिंह का शव सौंपने से पहले लाहौर को जिन्ना अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम भी करवाया था। किरपाल सिंह पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद थे और पिछले महीने 11 तारीख को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। किरपाल के घर वालों का आरोप है कि ये प्राकृतिक मौत का मामला नहीं है बल्कि उनकी हत्या की गई है। On the postmortem examination, it was found that there is no external or internal injury in the body. In such cases, some of the organs are missing, and rest of the organs which were present there, we took out the portions of those organs and we sent them for testing for the disease as well as for poisoning to the concerned laboratory. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के न्यूयॉर्क प्राइमरी में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सफलता मिली है। ट्रंप न्यूयॉर्क प्राइमरी में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जॉन कैसेट से 30 पॉइंट आगे हैं। न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी के कुल 95 डेलीगेट हैं। इधर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का चुनाव अभियान एक बार फिर पटरी पर लौटता दिख रहा है। न्यूयॉर्क प्राइमरी में हिलेरी ने अपने प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स को हरा दिया है। पिछले 8 राज्यों की प्राइमरी में सैंडर्स की ये पहली हार है। हिलेरी क्लिंटन न्यूयॉर्क की सेनेटर भी रही हैं। We don't have much of a race anymore based on what I'm seeing on television. Senator Cruz is just about mathematically eliminated. How important it is that we get the campaign's resources from people just like you who go in and chip in $5, $25. I am grateful to every one of you and to the volunteers who have worked your hearts out. इक्वाडोर में शनिवार को आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 480 हो गई है, जबकि 1700 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव के काम में सेना को लगाया गया है। सरकार को अभी भी मलबे में फंसे लोगों में से कई के जिंदा होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जापान में भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास का काम जारी है। इक्वाडोर भूकंप में मरने वालों की तादाद 500 के करीब पहुंच गई है। सेना और राहत कर्मी अभी भी मलबे के नीचे दबे जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि वक्त जितनी तेजी से गुजर रहा है उतनी ही लोगों के बचने की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। El celular el día de hoy a un familiar desde el sitio en que se encontraba y nos indicó que estaba escuchando gente de nosotros trabajar. राष्ट्रपति राफेल कोरिया लगातार भूकंप पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोरिया ने कहा कि जिंदा लोगों की तलाश सरकार की प्राथमिकता है और इस काम में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं दिन रात जुटी हैं। Viene una tragedia, nos une a todos, ¿no? El pueblo ecuatoriano ha mostrado muchísima unidad. Yo quiero agradecer a los compañeros del gobierno, a los compañeros de los gobiernos locales, al alcalde de Playa de Bernal, en diferentes cantones. इस बीच भूकंप पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा कई देशों ने इक्वाडोर के लिए मदद का ऐलान किया है। Supervisando el envío de 21 toneladas en 2 aviones en un Hércules, está llevando aproximadamente 15 toneladas de alimentos de primera necesidad. इधर पिछले गुरुवार से एक के बाद एक करके आए कई भूकंपों से जापान के लोगों में दहशत का माहौल है।
यहाँ 46 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1000 से ज़्यादा घायल हैं। जापान में हज़ारों लोग भूकंप से बेघर हुए हैं। अभी भी कई जगह लोगों को राहत सामग्री पहुँचने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। देश के 256 जिलों में सूखा, 1/4 आबादी पर असर। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दी जानकारी। पेयजल के लिए आंध्र प्रदेश ने केंद्र से मांगे 10,000 करोड़। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। समाज को बांटने वाली ताकतों से रहे सावधान। कहा, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा, चुनी सरकारों की शक्तियां छीन रहा है केंद्र। असाधारण मामलों में ही लगे राष्ट्रपति शासन। आज सुनवाई होगी पूरी। जैश आतंकी सरगना। मसूद अजहर पर चीन के रुख में बदलाव नहीं। भारत की मांग को किया खारिज। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पर भारत ने जताया था विरोध। और इक्वाडोर में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 480 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। अभी भी 1700 से ज्यादा लापता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।